नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर हम इसे यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पार्ट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के, जो ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम लोग एक जानकारी ले लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आज देखेंगे यूरिनरी सिस्टम का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो किडनीज़ हैं इसमें जो इन्वॉल्व होती हैं ये दो नंबर्स में होती हैं। उसके बाद यूरेटर्स हैं, ये भी हमारे बॉडी में दो होते हैं। उसके बाद ब्लैडर है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर भी कहा जाता है, ये एक नंबर में रहता है हमारे बॉडी में। और एक है यूरेथ्रा, ये भी एक ही होता है हमारे बॉडी में। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि किडनी के बारे में। सो किडनी लाइज ऑन द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। सो जो किडनीज़ है ये पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ रहती है, पीछे की तरफ से हम लोग देखते हैं ये रहती है। और जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड में ये अवेलेबल रहती है, हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट रहती है। तो वर्टेब्रल कॉलम के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो आप ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये डायफ्राम के नीचे रहती है। डायफ्राम एक ऐसा पोर्शन रहता है, एक ऐसी लेयर रहती है जो थोरैसिक रीजन को और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करने में काम करता है। तो डायफ्राम के नीचे ये रहती है और पेरिटोनियम के पीछे की तरफ से रहती है। सो दे एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th thoracic vertebra एंड 3rd lumbar vertebra। वीडियो में आप लोग जो वर्टेब्रा कॉलम के ऊपर बना है उसमें आप लोग इसका डिटेल देख सकते हैं। तो 12th thoracic vertebra और 3rd lumbar vertebra के बीच में इसके पोजिशनिंग रहती है हमारे बॉडी में। द राइट किडनी इज़ यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द लीवर। तो जो किडनी रहती है, जो राइट किडनी है, राइट किडनी के ऊपर जो है हमारे बॉडी में जो लीवर है उसकी पोजिशनिंग रहती है। तो इसलिए राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट किडनी से नीचे की तरफ रहती है। किडनीज आर बीन शेप ऑर्गन अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक एंड वेट अबाउट 150 ग्राम। तो ये बीन शेप में रहती है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई रहती है और थिकनेस जो रहती है इसकी 3 सेंटीमीटर की रहती है। वजन है कि अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम के आसपास इसका एक किडनी का वजन रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो किडनी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो द ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनीज आर सुपीरियर, यानी कि ऊपर की तरफ से हम लोग देखेंगे कि राइट एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड रहती है जो इसके एग्जैक्ट ऊपर ही उसके पोजिशनिंग रहती है किडनीज के। उसके बाद एंटीरियर मतलब आगे की तरफ से राइट लोब ऑफ लीवर, ड्यूडेनम एंड हेपेटिक फ्लैक्चर ऑफ द कोलोन। पीछे की तरफ से यानी पोस्टेरियर तरफ से हम लोग देख लेते हैं, ये है डायफ्राम, मसल ऑफ द पोस्ट और एब्डोमिनल वॉल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि लेफ़्ट किडनी की जो उसके साथ कौन से ऑर्गन जो हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं। तो सुपेरियर मतलब ऊपर की तरफ से इसमें भी एड्रेनल ग्लैंड होता है, इसे लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है। और एंटेरियरली स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रिया, जेजुनम, स्प्लेनिक फ्लैक्चर ऑफ द कोलोन। और पोस्टेरियर जो रहते हैं वो डायफ्राम, मसल ऑफ द पोस्ट और एब्डोमिनल वॉल रहती है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई एक इमेज दिखाई दे रही है, ये है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जो किडनी को एक साइड से जब हम लोग कटिंग करके देखते हैं कि उसके अंदर से क्या क्या पार्ट्स हैं, तो इस तरीके से हमें ये दिखाई देता है। और लेफ्ट साइड में आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, वो है इमेज ऑफ जो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है वो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है वो उसमें क्या क्या हमें पार्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसमें जो 3 एरियाज़ हैं, 3 एरियाज़ आर अवेलेबल। सबसे पहले है तो फाइब्रस कैप्सूल। तो ये जो सराउंडिंग जो एक किडनी के रहती है, जो कैप्सूल रहता है जिसमें वो प्रोटेक्टेड और प्रॉपर तरीके से स्टोर रहती है, तो उस कैप्सूल को कहा जाता है फाइब्रस कैप्सूल। तो ये किडनी के पूरे सराउंडिंग्स में ही रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ टिश्यू अंडर द कैप्सूल एंड बिटवीन द पिरामिड्स। तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स लेयर रहता है ये बाहर का जो लेयर रहता है जो कि कैप्सूल के जस्ट नीचे शुरुआत होता है। और जो मेडुला या तो फिर जिसे हम कह सकते हैं कि जो पिरामिड्स या रेनल पिरामिड्स जो रहते हैं इसके बीच में जो पोर्शन रहता है उसे कॉर्टेक्स रीजन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेडुला, ये इनर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ पेल कोनिकल शेप रेनल पिरामिड्स। जैसे मैंने कहा कि ये जो अंदर की एक लेयर रहती है और इसमें जो पिरामिड्स रहते हैं ये कोनिकल शेप में रहते हैं, जिसे रेनल पिरामिड्स भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाइलम, हाइलम इज द कॉन्केव मेडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी वेयर द रेनल ब्लड एंड लिम्फ वेजल्स एंड नर्व एंटर। जहाँ से सिंपल भाषा में अगर कह सकते हैं कि जो किडनी का जो ओपनिंग रहता है उसे हाइलम कहा जाता है और ये कॉन्केव शेप में रहता है, मेडियल बॉर्डर की तरफ रहता है।
और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड सप्लाई या फिर लिम्फ सप्लाई होता है या फिर नर्व सप्लाई होता है वो इसी पोर्शन के थ्रू किडनी के अंदर एंटर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस इज अ फनेल शेप स्ट्रक्चर। इट हैज़ अ नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड कैलाइसिस एट इट्स अपर एंड, ईच ऑफ विच सराउंड द एपेक्स ऑफ द रेनल पिरामिड। मतलब जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जो अंदर की तरफ एंटर हो रहा है, ये फनेल शेप में रहता है और इसके कई ब्रांचेस रहते हैं किडनी के अंदर, जिसे कैलाइसिस कहा जाता है, जो ऊपर की तरफ जो रहते हैं। और ये जो हैं जो रेनल पिरामिड्स हैं जो उसके साथ उसके जो एपेक्स पोर्शन रहता है रेनल पिरामिड्स का, उसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है, तो नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हर ऑर्गन का एक फंक्शनल यूनिट रहता है, तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन रहता है। तो नेफ्रॉन इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल क्लोज्ड एट वन एंड एंड अदर एंड ओपनिंग इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो एक साइड से जैसे हम क्लोज एंड कहते हैं, वहाँ पे जो एक कैप्सूल टाइप एक शेप रहता है जिसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहा जाता है। और जितने भी नेफ्रॉन्स रहते हैं, वो जो भी कलेक्शन, जो फ्लूइड कलेक्शन होता है वहाँ पे नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है। तो जो लिक्विड कलेक्शन होता है वो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू आगे की तरफ प्रोसेस होता है। तो जिस ट्यूब में कलेक्ट होता है उसे कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो दूसरी तरफ से वो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ जुड़ा होता है। द क्लोज एंड हैविंग कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये इस तरीके से क्लोज दिखाई देता है पूरा, जैसे जो फ्रंट एंड है, इसलिए इसे इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहा जाता है, या फिर बाउमन्स कैप्सूल भी इसे कहा जाता है। इट इज़ एनक्लोज अ नेटवर्क ऑफ आर्टेरियल कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। तो ये क्लोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आर्टेरियल कैपिलरीज रहती है पूरी इस तरीके से एक जाल बना हुआ रहता है, एक बकड़ी के जैसा पूरा जो जाल रहता है, तो पूरी तरीके से वो क्लोज रहता है। तो इस पोर्शन को, जो इस एरिया को कहा जाता है जिससे आर्टेरियल कैपिलरीज हैं, जो नेटवर्क को जो है, इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग 3 पार्ट्स। नेफ्रॉन जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो लंबा रहता है टोटल, और इसके 3 हिस्से होते हैं, आप इमेज में भी देख सकते हैं। एक है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो पहला हिस्सा रहता है जो थोड़ा सा मोटा रहता है, इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके साथ जो ग्लोमेरुलर जो कैप्सूल है वो कंटिन्यूएशन में रहता है, तो इस पोर्शन को कहते हैं पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा जो पार्ट रहता है उसे कहा जाता है मेडुलरी लूप या फिर लूप ऑफ हेनले, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जो एक पतला पाइप है जो यू शेप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसे कहा जाता है मेडुलरी लूप या फिर लूप ऑफ हेनले। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो उसका पार्ट है उसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर DCT। ये फिर बाद में आगे चल के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कनेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फंक्शंस ऑफ किडनी है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ किडनी में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये सबसे पहला उसका मेन पार्ट रहता है, किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन। लेकिन ये 3 फेजेस में होता है। किस तरीके से होता है? पहला है सिंपल फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सीक्रीशन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल फिल्ट्रेशन। So filtration takes place through the semi-permeable wall of the glomerulus and glomerular capsule. Water and the large number of small molecules pass through, some of which are reabsorbed later. Blood cells, plasma protein, and other large molecules are unable to filter through and remains in the capillaries. सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सेमी परमिएबल वॉल रहती है ग्लोमेरुलस की या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल की जो रहती है, उसके थ्रू जो है वो जो फिल्ट्रेशन ये होता है, जैसे एक शन्नी प्रकार जिसे हम कहते हैं, इसे सिंपल भाषा में शन्नी कहा जाता है, जो कि शांति है बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो। तो जो वाटर, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो इसके थ्रू फिल्टर हो जाते हैं। फिर बाद में चल के वो रीएब्सॉर्ब भी होते हैं। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं जो रिक्वायर्ड रहता है अमाउंट उसे वापस रीएब्सॉर्ब किया जाता है। ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन और अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके थ्रू फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो ये वहीं पे जो शन्नी में है ऊपर ऊपर वो रह जाते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। द प्रोसेस बाय विच द कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर अल्टर्ड ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मेडुलरी लूप एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। मतलब ये ऐसी प्रोसीजर है जिसमें जो कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, ये अल्टर किया जाता है, मतलब इसे वापस लिया जाता है। जो पैसेज है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी और डीसीटी, मेडुलरी लूप जो बीच का जो एक लूप ऑफ हेनले है उसके थ्रू, और जो लास्ट में जहाँ कलेक्टिंग होती है, कलेक्शन होता है जिस ट्यूब में, जिसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहा जाता है, वहाँ से भी ये रीएब्सॉर्प्शन होता है। क्यों होता है ये प्रोसीजर?
तो पर्पज़ इज़ टू रीअब्सॉर्ब दोज फिल्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूट नीडेड बाय द बॉडी टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ब्लडी अल्कलिनिटी। पर्पज़ क्या है इसका? ऐसी चीज़ जो ज़्यादा फिल्टर हो गई है लेकिन बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ये ज़्यादा एक्सक्रीट हो चुकी है बोमेस कैप्सूल के थ्रू, तो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के थ्रू कुछ चीज़ें जो हैं वो वापस बॉडी रीअब्सॉर्ब कर देती है, जैसे कि फ्लूइड हो गया कुछ, या जैसे पानी वगैरह जो ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो ब्लड अल्कलिनिटी, ब्लड की जो अल्कलिनिटी है उसे मेंटेन करने के लिए कुछ मटेरियल, कुछ जो चीज़ें हैं वो वापस रीअब्सॉर्ब की जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 2.5 टू 5.3 ml और 45 टू 95 मिलीग्राम पर 100 ml जो है वो यूरिन में हमें दिखाई देता है, जो कि अगर इंक्रीज़ रहता है तो इंक्रीज जो ब्लड ग्लूकोज है उसे कहा जाता है 160 मिलीग्राम पर 100 ml। ये ग्लूकोज जो है ज़्यादा रहता है तो यूरिन में ये अपीयर होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो किसके हेल्प से होता है। तो रीअब्सॉर्प्शन इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। सबसे पहले देखते हैं कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड टुगेदर रेगुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सिंपल है। उसके बाद एंटी डायूरेसिक, जो एंटी डायूरेसिक एक्टिविटीज़ करता है, तो एंटी डायूरेटिक, तो पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड increases the permeability of the distal convoluted tubules and collecting tubules increases the water reabsorption। तो जो पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है ये परमिएबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ा देता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जो तीसरा हिस्सा है नेफ्रॉन का, और आखिरी में जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है, ताकि वहाँ से जो वाटर जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो वहाँ से रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। उसके बाद जो है तो एल्डोस्टेरॉन, तो एल्डोस्टेरॉन इट इज सीक्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर है? जो किडनी के एग्जैक्ट ऊपर रहती है। तो जो कॉर्टेक्स रीजन रहता है एड्रेनल ग्लैंड का, वहाँ वो जो है वो एल्डोस्टेरॉन जो है वो सीक्रेशन करता है, विच इंक्रीजेज द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम। ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि ये सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है। तो तीसरा फंक्शन है वो है सिक्रीशन। तो वो देख लेते हैं कि जो सब्सटेंसेस नॉट रिक्वायर्ड एंड फॉरेन मटेरियल आर क्लियर्ड बाय द सिक्रीशन इनटू द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सिंपल है, जो चीज़ शरीर में रिक्वायर्ड नहीं है वो या फिर फॉरेन मटेरियल है तो उसे जो है वो क्लियर किया जाता है बाय सिक्रीशन प्रोसेस के थ्रू, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डाला जाता है और ये एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन के रूप में। जैसे हम लोग जो लिक्विड है जो यूरिनरी सिस्टम से निकलता है उसे यूरिन कहता है, तो उसके फॉर्म में ये निकाल दिया जाता है। उसके बाद सिक्रीशन प्रोसेस में वाटर बैलेंस और यूरिन आउटपुट भी होता है, मेंटेन करता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और नॉर्मल रखता है ब्लड का पीएच लेवल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तो सबसे पहले जो वाटर रहता है इसमें 96% रहता है, यूरिया रहता है 2%, और बाकी का जो 2% रहता है उसमें रहता है यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑक्सेलाइट्स, यानी यूरिन इज अंबर इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन, जो बाइल पिगमेंट रहता है उसकी वजह से इसका कलर रहता है अंबर शेप में। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 1020 से 1030 रहता है। रिएक्शन इसका एसिडिक रहता है, और अमाउंट जो है कि हेल्दी अडल्ट जो है वो 1000 से 1500 ml जो है पर डे में यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करता है। उसके बाद दूसरा पोर्शन हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन था किडनी का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूरेटर। सिंपल काम है इसका, ज़्यादा इसका लोड वाला काम नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। किडनी से जो यूरिन कलेक्ट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में पास ऑन करता है। सो यूरेटर आर द ट्यूब्स दैट कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। सिंपल है, दे आर 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 3 मिलीमीटर। इसका स्ट्रक्चर जो है पहले देख लेते हैं। 3 लेयर्स रहता है। आउटर कवरिंग जो रहता है उसे फाइब्रस टिश्यू कहा जाता है। मिडल मस्कुलर लेयर रहती है, कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, और जो इनर लेयर रहती है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहती है, जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करती है आगे की तरफ में। अभी हम लोग देखते हैं कि जो फंक्शन ऑफ यूरेटर क्या है, वो है प्रोपेल द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर या फिर ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल। मस्कुलर वॉल में जो एक मूवमेंट होती है जो यूरिन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है उसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट जो है इसे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो तीसरा हिस्सा है यूरिनरी सिस्टम का, वो है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ द रिजर्वायर फॉर द यूरिन, इट लाइज इन द पेल्विस कैविटी। जो पेल्विस रीजन रहता है वहाँ पे ये
पोजीशनिंग इसका रहता है। पेल्विस कैविटी के बारे में भी अगर आपको जानना है या फिर पेल्विस बोन के बारे में आपको जानना है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। तो ये रिजर्वायर मतलब एक स्टोरेज रूम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, कि यूरिन के लिए ये एक प्रकार का स्टोरेज जो है वो हाउस है या फिर रिजर्वायर है। नाउ द ऑर्गन एसोसिएटेड विद द ब्लैडर, तो ये मतलब जेंडर के ऊपर चेंज रहता है। तो ये पहले देख लेते हैं इन फीमेल। तो एंटेरियर यानी कि आगे की तरफ से सिम्फेसिस प्यूबिक रहता है। पोस्टेरियर या फिर पोस्ट साइड से यानी कि पीछे की तरफ से यूटेरस एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना। सुपेरियर यानी कि ऊपर की तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन। इन्फेरियर यानी नीचे की तरफ से यूरेथ्रा मसल ऑफ द पेल्विस फ्लोर। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन मेल्स, एंटेरियर मतलब आगे की तरफ से सिम्फेसिस प्यूबिक रहता है। पोस्ट या पीछे की तरफ से रेक्टम एंड सेमेनल वेसिकल रहता है। उसके बाद सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन, और इन्फेरियर यानी नीचे की तरफ से यूरेथ्रा एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पियर शेप में रहता है। यूरिनरी ब्लैडर हैज़ एंटेरियर, पोस्टेरियर एंड द सुपीरियर सरफेस। पोस्टेरियर सरफेस जो रहता है वो बेस रहता है। द ब्लैडर ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एट इट्स लोअर पॉइंट, नीचे की तरफ से ये यूरेथ्रा में ओपनिंग रहता है, जिसकी इस ओपनिंग को उसका नेक कहा जाता है। और पेरिटोनियम कवर द सुपीरियर सरफेस, जो पेरिटोनियम रहता है वो ऊपर का सरफेस जो है वो कवर करता है। ब्लैडर वॉल इज कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। आउटर लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व वेसल। लूज क्यों रहता है? क्योंकि वो जब स्ट्रेचिंग होती है, जब ज़्यादा मात्रा में यूरिन स्टोर हो जाता है, तो स्ट्रेचिंग के लिए कुछ जो मसल्स चाहिए, तो उस वक्त जो है वो थोड़े से लूज टिश्यूज़ चाहिए ताकि वो स्ट्रेच करने में हेल्पफुल हो सकें। मिडल में है स्मूथ मसल फाइबर एंड इलास्टिक टिश्यूज़, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए और फाइबरस प्रोवाइड करने के लिए जो है वो मसल्स ये अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद है लाइनिंग ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ताकि ये आगे की तरफ जो है यूरिन को मूव कर सके, इसको मूवमेंट दे सके, उसके लिए ये लाइनिंग रहती है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज़ मोर देन 600 ml। ज़्यादातर अब देखा जाता है कई बार इसे 1000 ml तक भी स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्राइगोन, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में एक ट्राइगोन किसे कहा जाता है वो देखते हैं। 3 ओरिफेस इन द ब्लैडर वॉल फॉर्म्स अ ट्रायंगल और ट्राइगोन। The upper 2 orifices on the post wall are the opening of ureters, and the lower orifice in the point of the origin of the urethra. At this point, a thickening of the smooth muscles layer found, which act as a sphincter and control the passage of urine from the bladder into the urethra. This internal sphincter is under automatic nerve control. तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो ट्रायंगल जो एक शेप बनता है या फिर वो दिखता है जिसे ट्रायगोन कहा जाता है। तो दो यूरेटर जो हैं ऊपर से जो यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, और नीचे से जो यूरेथ्रा है वो आगे की तरफ पास ऑन करता है। तो ये इस तरीके से दिखता है कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, जिसे इस शेप को ट्रायगोन कहा जाता है। और जो ये यहाँ पे ओपनिंग रहती है, यहाँ पे जो है जो स्मूथ मसल की जो लेयर है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ताकि वहाँ पे जो प्रेशर आता है कभी, तो प्रेशर से जो है वो ओपनिंग जो है वो सह सकें या फिर बियर कर सकें। तो इसलिए वो जो मसल्स हैं जो वहाँ के वो जो ओपनिंग रहती हैं वहाँ के थोड़े से थिक रहते हैं। इसे जो ओपनिंग रहती है इसे स्फिंक्टर कहा जाता है या फिर स्पिंक्टर भी कहा जाता है, जो कि कंट्रोल करते हैं पैसेज जो यूरिन और ब्लैडर का है वो कंट्रोल में रखते हैं। ये जो इंटरनल स्पिंक्टर रहते हैं ये ऑटोमेटिक नर्व कंट्रोल के अंडर में जो है वो रहते हैं। उसके बाद आता है जो फोर्थ पोर्शन है यूरिनरी सिस्टम का, वो है यूरेथ्रा। तो फीमेल यूरेथ्रा इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मेल यूरेथ्रा इज़ 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फीमेल यूरेथ्रा ओपन्स एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वजाइना। तो वजाइना के जस्ट ऊपर इसका जो ओपनिंग रहता है, और ये 4 सेंटीमीटर का रहता है फीमेल में। मेल में ज़्यादा रहता है क्योंकि वो पेनिस सेक्शन में जो है वो पेनिस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, तो उसमें जो उसका सेंटीमीटर है वो पेनिस साइज़ के हिसाब से 19 to 20 सेंटीमीटर जो है वो रहता है। तो द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफेस इज़ गार्डेड बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर विच इज़ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। तो जैसे हमने पहले देखा कि जो एक इंटरनल स्पिंक्टर रहता है ये ऑटोमेटिक नर्व कंट्रोल के ऊपर रहता है, लेकिन जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफेस रहता है या फिर जो स्पिंक्टर रहता है ये वॉलंटरी कंट्रोल के ऊपर रहता है, यानी कि हम खुद इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो कभी कभी हम लोग जो ओवर प्रेशर आ जाता है यूरिन का, तो हम लोग खुद उस जो है उसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो यूरेथ्रल वॉल इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। मसल लेयर, सब म्यूकस स्पॉन्जी लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व, और तीसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फंक्शंस है यूरिनरी ब्लैडर और मिक्चुरेशन के क्या क्या फंक्शंस है उसको हम देख लेते हैं।
So urinary bladder act as reservoir when 300 to 400 ml of the urine accumulated or afferent. Automatic nerve fibers in the bladder wall sensitive to stretch are stimulated. तो हम देख लेते हैं कि जैसे ही जो 3 to 400 ml जो है वो एक्यूमुलेट होता है या फिर एफरेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो ऑटोमेटिकली एक नर्व फाइबर जो लेयर में अवेलेबल रहते हैं वो स्ट्रेचनिंग का जो है एक सेंसेशन है वो ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से यूरिनेशन जो है वो हमें फील होता है कि हमें यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए. इन इन्फेंट्स दिस इनिशिएट अ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड मिक्चुरेशन ऑकर्स. सिंपल भाषा में जो बच्चों में हम लोग देखते हैं कि सिंपल एक स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है और ऑटोमेटिकली जो है बच्चों को यूरिनेशन आ जाता है. The micturition occurs when automatic efferent fiber convey the impulse to the bladder, causing the relaxation of the detrusor muscle and relaxation of the internal urethral sphincter. तो काफ़ी एक एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व होती है मिक्चुरेशन में. अभी हम लोग मिक्चुरेशन का देख रहे हैं, तो ये इन्फेंट्स का हमें देखना है कि जो ऑटोमेटिक एफरेंट जो फाइबर है ये कन्वे करता है एक इम्पल्स जो है ये ब्लैडर की तरफ एक मैसेज कन्वे करता है जो कि रिलैक्सेशन करता है डिस्ट्रूसर मसल्स जो रहते हैं और रिलैक्सेशन करता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से इन्फेंट्स में जो है तुरंत यूरिनेशन हो जाता है. इन एडल्ट्स मिक्चुरेशन ऑकर्स व्हेन द डिस्ट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. There is reflex relaxation of the internal sphincter and the voluntary relaxation of the external sphincter. तो जो बड़े लोगों में है, एडल्ट्स में है, ये डिट्रोसर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन होता है इंटरनल स्फिंक्टर जो रहता है जो कि जो रहता है इंटरनल ऑटोमेटिक नर्व कंट्रोल के उसमें रहता है, और जो आउटर स्फिंक्टर रहता है जैसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहा जाता है, ये वॉलंटरी जब हम लोग रिलैक्स करते हैं तब जाके वो यूरिनेशन होता है. तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि जो यूरिनरी सिस्टम है ये सिंपल एक सिस्टम है, लेकिन काफ़ी जो है इंटरनल एक्टिविटी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है यूरिनेशन फॉर्मेशन में और यूरिनेशन ट्रांसपोर्टेशन में और एक्सक्रीशन में. तो आज के वीडियो में बस इतना ही था. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.